अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 और ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखना है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अगर पास पेपर्स को एनालाइज करें तो बच्चों तकरीबन किसी न किसी अंदाज में पास पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है और बड़े अच्छे तरीके से इसको बाद में प्रिपेयर करना है। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर में पहले हम ये जान लेते हैं कि आइडियल गैस कहते किसे हैं। तो बच्चों, वो गैसेस जो जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करें, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी, PV इज इक्वल टू nRT। जो गैसेस इसको ओबे करें, इसको फॉलो करें, और जो गैस लॉज हैं उनको ओबे करें, स्पेशली बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। चूँकि ये गैस जनरल गैस इक्वेशन भी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो से मिला के ही बनाई गई है। तो जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करने का मतलब है ऑटोमेटिकली इन लॉज को ओबे करना। तो ऐसी गैसेस को बच्चों हम आइडियल गैसेस कहते हैं। जब हम अपनी आसपास जो नॉन गैसेस हैं, आज हम जितनी भी गैसेस को जानते हैं उनको देखें तो बच्चों कोई गैस भी हकीकत में आइडियल गैस नहीं है, कोई भी नॉन आइडियल गैस नहीं है। रियलिटी में तमाम जो गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं। तमाम गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं और अपने आप को रियल गैसेस के तौर पे शो करती हैं, नॉन आइडियल गैसेस के तौर पे शो करती हैं। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके ऊपर कोई गैस रियल गैस के तौर पे बिहेव करती है और आइडियल नहीं होती। तो वो कंडीशन है बच्चों लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर के साथ है हाई प्रेशर। याद रखिएगा, इन दो कंडीशंस का आगे बार बार जिक्र चलना है पूरे इस टॉपिक में। आगे ये कंडीशंस रिपीट होती रहेंगी, तो अभी से इनको सीख लें। आपसे ये पूछा गया, यह बात ये हो रही है कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसके ऊपर कोई गैस कैसे बिहेव करती है, रियल, नॉन आइडियल। तो रियल बिहेव करने वाली जो गैसेस हैं, जब रियल बिहेव करती हैं तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर। जब आपको ये पता चल गया कि किन कंडीशंस के ऊपर गैस रियल होगी, नॉन आइडियल होगी, तो इन्हीं को अपोजिट कर दें तो वो कंडीशंस बन जाएंगी आइडियल गैस की कंडीशंस। ठीक है, आगे भी हम जिक्र करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों नॉन आइडियल गैसेस की, जिनको रियल गैसेस भी कहते हैं। तो जब आइडियल का पता है तो नॉन आइडियल ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट हो गया। तो जो गैसेस जनरल गैस इक्वेशन और गैस लॉज को ओबे नहीं करती उनको नॉन आइडियल गैसेस कहते हैं। तो जितनी भी बच्चों जो नॉन गैसेस हैं, नॉन गैसेस हमें रियल नज़र आती हैं, नॉन आइडियल नज़र आती हैं अंडर द सर्टेन कंडीशंस। और ऊपर हमने बात की कि वो कंडीशंस कौन सी हैं। वो कंडीशंस जिनके ऊपर गैसेस रियल हैं वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। इन कंडीशंस के ऊपर गैसेस जो हैं वो नॉन आइडियल होती हैं, रियल होती हैं। और तमाम गैसेस एक्चुअली नॉन आइडियल गैसेस हैं, रियल गैसेस हैं, आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट है जी, हेडिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन की फॉर्म में है कि वाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम द गैस लॉस। हमने ये ऊपर बात की ना दूसरी हेडिंग में कि जो रियल गैसेस हैं वो गैस लॉस को ओबे नहीं करती, उनसे डेविएट करती। तो रीज़न क्या है, क्यों डेविएट करती? तो जिस बंदे ने इनको पहली दफ़ा स्टडी किया कि क्या रीज़न है क्यों गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेव नहीं करती, रियल बिहेव करती हैं, क्यों गैसेस जो हैं गैस लॉज को फॉलो नहीं करती, वो रियल के तौर पे बिहेव करती हैं, तो उस बंदे का नाम है बच्चों वांडर वाल्स। वांडर वाल्स ने पहली दफ़ा ये स्टडी किया और हमें एक चीज़ बताई, आगे उसका जिक्र करते हैं। तो जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करते हैं। किन कंडीशंस के ऊपर, ये अब हम तीसरी बात करने जा रहे हैं। लो टेम्परेचर के ऊपर आपको डेविएशन मिलती है और हाई प्रेशर के ऊपर डेविएशन मिलती है। ठीक है, वांडर वाल्स ने पहली दफ़ा ये स्टडी किया और हमें बताया कि जो रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही है ना, उसकी वजह टू फॉल्टी अजम्पशंस हैं। किस में भाई? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझ लें। पहले है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बच्चों, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो थ्योरी है जो कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करती है, यानी गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स, इनको एज अ स्टेट डिस्क्राइब करने वाली जो थ्योरी है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। तो ये तीनों पे अप्लाई होती है, गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। ये चूँकि हम गैसेस के चैप्टर पढ़ रहे हैं,
इसलिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस लिखा गया। तो जब हम गैसेस के ऊपर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अप्लाई करते हैं तो इस थ्योरी के डिफरेंट पोस्टुलेट्स हैं। अगरचे रिड्यूस सिलेबस में उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, अगर आप इस चैप्टर के स्टार्ट में जाएं तो पहले दूसरे पेज के ऊपर आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की पोस्टुलेट्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ अगर आप देखें तो आपको दो पोस्टुलेट्स मिलेगी। एक पोस्टुलेट है बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से मुतल्लिक, और दूसरी पोस्टुलेट है वॉल्यूम ऑफ गैसेस से रिलेटेड। ये वांडर वाल्स ने हमें बताया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की ये जो दो पोस्टुलेट्स हैं इनमें फॉल्ट है, ये फॉल्टी अजम्पशंस हैं, ये फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं, ये दोनों बातें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कहा कि गैसेस के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होते। उसने तो सिरे से कहा कि फोर्सेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं है, लेकिन हकीकत में असल के अंदर रियलिटी में जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं, अट्रैक्शंस की भी होती हैं, रिपल्शन की भी होती हैं। इसी तरह अगर वॉल्यूम की बात करें तो KMT के मुताबिक यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो गैस मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है एज कंपेयर टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका बच्चों, आपसे 2 और 3 मार्क्स के लिए कहा जाता है कि आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की फॉल्टी पोस्टुलेट्स लिखें, फॉल्टी पोस्टुलेट्स। तो फिर आपने ये दो पोस्टुलेट्स एज इट लिख देनी होती हैं। फिर यूं भी आपसे कहा जा सकता है कि क्या वजह है क्यों गैसेस जो हैं वो रियल बिहेव करती हैं, वो आइडियल बिहेव नहीं करती, वो नॉन आइडियल बिहेव करती हैं। असल रीज़न क्या है? तो फिर आप बता सकते हैं कि असल रीज़न इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वॉल्यूम का नेग्लिजिबल ना होना है। KMT ने कहा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती और रियलिटी में मौजूद हैं। KMT के मुताबिक वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, हकीकत में वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है। और कौन सी कंडीशंस हैं जिनके ऊपर ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वॉल्यूम का फैक्टर जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ऊपर हमने बात की दो कंडीशंस की, अभी भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो दो कंडीशंस, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं, वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल नहीं रहता, लिहाजा गैसेस जो है वो रियल के तौर पे बिहेव करती हैं, आइडियल बिहेव नहीं करती। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये टेक्निकल अल्फाज हैं, ज़रा इनको समझते हैं, इनको डी कोड करते हैं कि मतलब क्या है। जो एक कंटेनर हम ले लेते हैं, यहाँ पे इस कंटेनर में ना हम गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स को शो कर देते हैं। आप जितने मर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स शो करना चाहें, हम यहाँ पे ज़्यादा शो नहीं करेंगे, चंद एक गैस मॉलिक्यूल्स शो करेंगे। ये तो ये कितने हो गए 5, यहाँ पे एक और ले लेते हैं 6। तो ये 6 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इनका अब टोटल वॉल्यूम कितना है? जितना कंटेनर का वॉल्यूम है। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम को किसने ऑक्यूपाई कर रखा है बच्चों? इस सारी की सारी गैस ने, गैस के सारे मॉलिक्यूल्स ने। तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही बच्चों क्या है? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। ये एक चीज़ होगी। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल से क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल से बच्चों मतलब ये है कि अगर इन सारे मॉलिक्यूल्स को अगर एक जगह आप इकट्ठा करें, ठीक है, दरमियान से स्पेस आप ख़त्म कर दें, या आप एक जगह में इन सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर, ये 7 के 7 मॉलिक्यूल्स इतनी सी जगह पे आ गए। अब आप देखो कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जब सुकड़ के श्रिंक करके एक जगह के उनके ऊपर लेके आएंगे, तो अब जो वॉल्यूम बनेगा इसको हम कहेंगे बच्चों एक्चुअल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम नहीं है, इट्स अ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। उनका असल जो वॉल्यूम है, उन गैस मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम, उनको सभी को इकट्ठा करें तो कितनी जगह लेंगे। अब आप देखें तो कंटेनर का साइज और ये उसके अंदर थोड़ी सी जगह आप, तो ये जो थोड़ा सा पार्ट है जो एक्चुअल वॉल्यूम है ये बहुत कम है, और उसके मुकाबले में जो बाकी पोर्शन है कंटेनर का पूरे का पूरा
ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है। तो अगर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को एक्चुअल वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें तो एक्चुअल वॉल्यूम न होने के बराबर है, थोड़ा है, और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ज़्यादा है। तो हमें ये किसने कहा था कि एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम? ये ऐसा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की पोस्टुलेट है कि एक्चुअल वॉल्यूम ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है। लेकिन रियल सिनेरियो में, रियल गैसेस के बारे में बात करें तो एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता। आगे हमने देखना है कि क्यों नेग्लिजिबल नहीं होता। नेक्स्ट जी, हेडिंग है एक्सप्लेनेशन की। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसमें आपने एक्सप्लेनेशन ऐड करनी होती है, तो हम एक्सप्लेनेशन के साथ भी चीज़ों को लेके चलेंगे। डेविएशन को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने दो कंडीशंस की बात की थी कि गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर से दो कंडीशंस के ऊपर डेविएट करते हैं, एक लो टेम्परेचर, दूसरा हाई प्रेशर। तो देखते हैं लो प्रेशर के ऊपर क्यों गैसेस डेविएट करती हैं और हाई प्रेशर के ऊपर गैसेस क्यों डेविएट करती हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो सबसे पहले एट लो प्रेशर। तो बच्चों लो प्रेशर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी लो होगी। क्यों? हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर लो है तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी लो है। तो काइनेटिक एनर्जी लो होने से मॉलिक्यूल्स की मोशन ज़्यादा तो नहीं होगी, दूर नहीं होंगे, वो मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब होंगे। मॉलिक्यूल्स के करीब होने का मतलब है उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो गई हैं। अब आप उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को निगलेक्ट नहीं कर सकते, अब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो चुकी हैं। चूँकि लो टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूल्स करीब हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस सिग्निफिकेंट है। यही वो वजह है कि गैस जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी एट लो टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। इसकी एग्जांपल देख फर्दर कि जब आप टेम्परेचर लो करते हैं और काफ़ी हद तक लो करते हैं तो जो गैसेस हैं वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती। यहाँ ये बात बड़ी तवज्जो तलब है कि गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना हमें क्या बताता है। आपने अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हैं सॉलिड्स में होती हैं, लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होती हैं और गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं। तो अगर एक गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद थी तो उनकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ ना, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद थी। लो टेम्परेचर होने से अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हुई हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत करीब आए हैं, लिहाजा वो गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी। तो जब गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई है तो आप कैसे कह सकते हैं कि गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती? KMT ने तो यही कहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती गैस मॉलिक्यूल्स में। अगर वाकई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना हो गैस मॉलिक्यूल्स में तो फिर भाई गैस कभी भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ही ना हो, क्योंकि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने का मतलब होने का मतलब ही ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो लो टेम्परेचर के ऊपर मजबूत हुई हैं, स्ट्रांग हुई हैं और गैस लिक्विड स्टेट में चली गई। एग्जाम्पल देखें जी, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें SO2 की, तो ये जस्ट -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जाकर -252.7 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड में कन्वर्ट होती। तो सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है हाइड्रोजन से पहले। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं। भाई टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो ना, माइनस में ले जा रहे हो, तो ज़ीरो के ऊपर आप पहले आए, ज़ीरो से -1, फिर -2, फिर -5, फिर -10 के ऊपर आए, फिर -10 के बाद -20, फिर -50, फिर कहीं जाके -252.7। तो -10 तो बहुत पहले और बहुत जल्दी आ जाता है। इसका मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो सल्फर डाइऑक्साइड चूँकि बहुत जल्दी और बहुत पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लिहाजा इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। और अगर बात कर लें रूम टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि माइनस रूम टेम्परेचर होता कितने पहले ये तो आप जान लें। रूम टेम्परेचर बच्चों जो हम लेते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, एवरेज टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। काइंडली इसको आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर के साथ मिक्स ना कीजिएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और केमिस्ट्री में जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं एवरेज टेम्परेचर।
तो 25 डिग्री सेल्सियस -10 से बहुत दूर नहीं है, या -10 जो है वो 25 से बहुत दूर नहीं है। लिहाजा जो सल्फर डाइऑक्साइड -10 से लिक्विड में बदल रही है, इसका मतलब है कि 25 डिग्री के ऊपर भी, रूम टेम्परेचर पे भी उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस खासी स्ट्रॉन्ग है, सिग्निफिकेंट है। तो सल्फर डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर के ऊपर भी अपने आप को रियल गैस के तौर पे बिहेव करती है, नॉन आइडियल गैस के तौर पे अपना बिहेवियर शो करती है। उसके साथ अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है जाके भाई -252.7 डिग्री, बहुत दूर जाके। तो अगर 25 डिग्री को कंपेयर करें -250, तो बहुत ज़्यादा गैप है 25 डिग्री और -250.7 डिग्री के अंदर। इसका मतलब है कि जब आप हाइड्रोजन को 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेके आएंगे तो हाइड्रोजन 25 के ऊपर 100% आइडियल तो नहीं होगी, लेकिन ऑलमोस्ट आइडियल होगी। जी हाँ, हमने ऊपर बात की कि कोई भी गैस आइडियल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम हाइड्रोजन के बारे में क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर के ऊपर 100% आइडियल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट आइडियल है, क्योंकि हाइड्रोजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाकई ही वीक होती हैं, होती तो है ना, तभी तो ये -257 डिग्री के ऊपर ये लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लेकिन वो बहुत वीक है और 25 पे तो और वीक होंगी। इसलिए हाइड्रोजन 25 डिग्री के ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो आइडियल गैस है, लेकिन 100% फिर भी हाइड्रोजन को आप आइडियल नहीं कह सकते। नेक्स्ट है जी हाई टेम्परेचर की कंडीशन। हाई टेम्परेचर के बाद हाई प्रेशर की कंडीशन। तो हाई प्रेशर के ऊपर देखें क्या होता है। हाई प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम है बच्चों, वो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं रहता। अब बात करेंगे उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बहुत लो हो जाता है। क्यों? हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा। बॉयल्स लॉ में हमने बात की कि भाई जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। तो अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाई है, तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम भाई बहुत लो होगा। तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अगर लो है तो आप उस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को आप एक्चुअल वॉल्यूम के साथ कंपेयर करो, गैस मॉलिक्यूल के साथ गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करो, तो आप गैस मॉलिक्यूल्स को अब आप इनसिग्निफिकेंट नहीं कह सकते, नेग्लिजिबल नहीं कह सकते, वो अब सिग्निफिकेंट होगा। ये मैं एक मिसाल से वाज़ेह करता हूँ क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, तो एक जनरल एग्जांपल समझते हैं। एक आदमी की कंडीशन लेते हैं, एक बंदे की, गैस की जगह एक बंदा ले लेते हैं। वो ना उसके बैंक अकाउंट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मौजूद हैं, रुपए की भी बात नहीं कर रहा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके बैंक अकाउंट में मौजूद हैं। अगर उसकी जेब से या उसकी गाड़ी से चलते हुए 10,000 रुपये जो है ना वो गिर जाते हैं और वो फैल जाते हैं हवा की वजह से। अब वो गाड़ी रोकेगा नहीं, एक एक रुपया जो है वो वहाँ से उठाए और इकट्ठा करे, और 10,000 रुपया वो कहेगा दफ़ा करो, मेरे पास तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बैंक में है, 10,000 रुपये की क्या हैसियत है। तो आप देखो कि एक तरफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑक्यूपाइड वॉल्यूम और उसके मुकाबले में 10,000 की क्या हैसियत है, 10,000 एक्चुअल वॉल्यूम। अब खुदा न खास्ता उसको अपने बिजनेस में होता है लॉस, और बिजनेस में लॉस के बाद उसका सारा रुपया डूब जाता है और उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपया बचता है और उसके पॉकेट के अंदर है 10,000 रुपया, और वो 10,000 रुपया गिर जाता है। अब वो नहीं छोड़ेगा 10,000 रुपया, कभी भी नहीं छोड़ेगा। पता है कि मेरे पास अब जो मौजूद है वो पहले से थोड़े से, 50,000 के मुकाबले में 10,000 सिग्निफिकेंट है। 10,000 को आप 50,000 के मुकाबले भी ये नहीं कह सकते कि 50,000 के मुकाबले में 10,000 कुछ भी नहीं है, सिग्निफिकेंट उसकी वैल्यू है। लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुकाबले में 10,000 की क्या हैसियत है, कुछ भी नहीं। तो ये है कि जब प्रेशर लो होता है तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा होता है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली बात ले लें, प्रेशर लो पे ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लिहाजा उसमें गैस मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है कंपैरिजन में। लेकिन जब आप प्रेशर हाई कर देते हो, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बहुत लो हो जाता है, जैसे मिसाल दी 50,000 पे, अब एक्चुअल वॉल्यूम तो उतना ही रहना है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो उतने ही हैं, मॉलिक्यूल्स का नंबर तो वही है, मॉलिक्यूल्स का साइज भी वही है, लिहाजा एक्चुअल वॉल्यूम तो मॉलिक्यूल्स का उतना ही रहेगा। लेकिन ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अब कम हो गए, वो ट्रिलियन से 50,000 पे हो गए। अब आप
10 को 50,000 के साथ कंपेयर करो, या हाई प्रेशर के ऊपर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को कंपेयर करो एक्चुअल वॉल्यूम के साथ, तो एक्चुअल वॉल्यूम को अब आप नेग्लिजिबल नहीं कह सकते, सिग्निफिकेंट। आई होप की बात आपको समझ आई होगी। तो बच्चों हाई प्रेशर के ऊपर जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल्स का वो नेग्लिजिबल नहीं रहता। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, इट शुड बी नेग्लिजिबल। अच्छा जी, तो आगे भी गड़बड़ है, यहाँ पे नेग्लिजिबल का वर्ड आना चाहिए ये। अच्छा जी, तो हाई प्रेशर के ऊपर जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो बहुत लो होता है, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो सिग्निफिकेंट है, वो नॉट नेग्लिजिबल है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 मोल गैस की बात करते हैं। कोई भी गैस ले लो आप, उसका 1 मोल आप ले लें, तो पहले आप उसको 1 atm पे उसका वॉल्यूम चेक करो। 1 मोल किसी भी गैस का हो, हम जानते हैं कि अगर उसको STP पे लिया जाए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो STP पे किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? मोलर वॉल्यूम। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होता है। यानी अगर उसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखें तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर में जब आप लिखते हैं तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिख दिया 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब फर्ज कर लो तो गैस के मॉलिक्यूल्स को जब इकट्ठा करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम बनता है वो जस्ट 34 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। अब आप कंपेयर करो, कहाँ 34 और कहाँ 22,400, बहुत ज़्यादा गैप है। तो 22,400 के मुकाबले में 34 सेंटीमीटर क्यूब गैस का एक्चुअल वॉल्यूम तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम लो प्रेशर के ऊपर कहेंगे अच्छा भाई कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम आप नेग्लिजिबल कह दें, लेकिन जब आप प्रेशर हाई करेंगे, लो से आप इंक्रीज करें, 1 atm की बजाय आप 100 atm ले लें, 100 टाइम्स इंक्रीज कर दें, 1 atm से 100 atm पे ले गए, अब ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होगा? प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब की बार ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बच्चों डिक्रीज होके आ जाता है 224 सेंटीमीटर क्यूब। 100 atm पे रिड्यूस होके कितना हो गया? 224 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो उतना ही है और एक्चुअल वॉल्यूम तो उतना ही है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर भी वही है, साइज भी वही है, लिहाजा उनका अपना जो वॉल्यूम है जब उन सबको इकट्ठा करें वो तो वही रहना है 34। अब आप इस 34 को कंपेयर करें ऑक्यूपाइड वॉल्यूम 224 के साथ, अब आप 34 को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले 34 कंपेयर हो रहा था 22,400 के साथ, अब 34 कंपेयर हो रहा है जस्ट 224 के साथ, तो अब गैप बहुत कम है। अब आप 34 को इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। अब गैस के मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है बच्चों, नीचे भी वही चीज़ लिखी हुई है जो ऊपर आपको समझाई कि एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो 34 सेंटीमीटर क्यूब ले लें, ये नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो कि कितना है जी 22,400 सेंटीमीटर क्यूब 1 atm की बात हो रही है। लेकिन जब आप 100 atm पे गए हैं तो एक्चुअल वॉल्यूम तो उतना ही है, एक्चुअल वॉल्यूम तो बच्चों उतना ही है, लेकिन ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अब 224 पे आ गया, तो अब आप 34 को इग्नोर नहीं कर सकते। ऊपर भी बताया, बार बार रिपीट किया, आई होप कि आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी डेविएशन की, गैसेस का ये जो डेविएट करना है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे बच्चों? ग्राफ बनता है दो फैक्टर्स के दरमियान, एक को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, एक को आप वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं। तो किन दो फैक्टर्स के दरमियान में हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं? तो जनरल गैस इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, अभी कल ही तो पढ़ा, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से आप एक काम करें, RT को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दें, RT इधर आकर डिवाइड करेगा तो नई फॉर्म क्या हो जाएगी? मॉडिफाइड फॉर्म PV डिवाइडेड बाय RT इक्वल टू n। हमने जितनी भी यहाँ पे बातें करनी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, वो बच्चों फॉर 1 मोल ऑफ गैस करनी है। कोई भी गैस हो सकती है, लेकिन उसका मोल्स कितने लेने हैं, उसकी अमाउंट कितनी लेनी है? 1 मोल। तो इसका मतलब है n की वैल्यू हमने 1 पुट करनी है, PV डिवाइड बाय RT इक्वल टू n है, और अगले स्टेप में आप n की वैल्यू पुट कर दें, PV डिवाइड बाय RT, और फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV डिवाइड बाय RT इक्वल किसके आना चाहिए? 1 के आना चाहिए। अब एक फैक्टर ये हो गया बच्चों PV डिवाइड बाय RT। दूसरा फैक्टर जो है ना वो प्रेशर है। इन दो के दरमियान में ग्राफ बनाएंगे।
और इस ग्राफ में देखेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं, एक बार बढ़ाया प्रेशर और इंक्रीज किया, फिर और इंक्रीज किया, तो प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर ये जो पी वी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू आई है 1, क्या इसमें कोई फर्क पड़ता है? पहले प्रेशर के ऊपर वैल्यू अगर 1 है तो फिर प्रेशर बढ़ाने के ऊपर क्या वैल्यू 1 ही रहती है, और प्रेशर बढ़ाने के ऊपर क्या वैल्यू 1 ही रहती है। तो डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर एक्चुअल में हम पी वी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू को स्टडी करते हैं, तो हमें पता ये चलता है कि जो आइडियल गैसेस है ना बच्चों, पॉइंट समझने वाला है, जो आइडियल गैसेस हैं, आइडियल गैसेस का कोई भी प्रेशर हम ले लें, उनके लिए पी वी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू हमेशा 1 आती है। जी हाँ, सही सुना आपने, आइडियल गैसेस के लिए कोई भी आप प्रेशर ले लो, प्रेशर बढ़ाते जाओ, कम करते जाओ, कोई सी भी आप प्रेशर की वैल्यू ले लो, जो पी वी डिवाइड बाई आर टी है ये हमेशा इक्वल टू 1 रहेगा फॉर 1 मोल ऑफ गैस। लेकिन जो रियल गैसेस, जो नॉन आइडियल गैसेस हैं, उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें पी वी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू 1 नहीं होती। कभी कहीं हमें वो 1 से ज़्यादा मिलती है, कहीं वो हमें 1 से कम मिलती, लेकिन वो 1 नहीं होती। अगर 1 हो जाए तो फिर तो वो आइडियल होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 आएगा किस सूरत में, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस की सूरत में। तो ये जो फैक्टर है ना बच्चों, पी वी डिवाइड बाई आर टी, इस फैक्टर को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, एट डिफरेंट प्रेशर्स। तो आप थ्योरी में देखें पॉइंट्स, तो ग्राफ बना रहे हैं बिटवीन पी वी डिवाइड बाई आर टी और प्रेशर। और किसी भी आइडियल गैस के लिए जो पी वी डिवाइड बाई आर टी है, इसको क्या देना चाहिए, इसको एक स्ट्रेट लाइन देनी चाहिए। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, क्यों स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए? क्यों भाई, प्रेशर तो आप चेंज करते जा रहे हो, लेकिन आइडियल गैस के लिए पी वी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो 1 है। आपने प्रेशर बढ़ाया, वैल्यू तो पहले भी 1 थी, फिर यहाँ पे भी 1, नया प्रेशर पे भी 1, और बड़े प्रेशर पे भी 1, हर बड़े प्रेशर के ऊपर 1, तो जो पी वी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू है वो तो 1 रहेगी। तमाम डॉट्स को कनेक्ट करें तो स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है वो कांस्टेंट चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। और यही तो अब हम बहस में कह रहे हैं कि आइडियल गैस के लिए पी वी डिवाइड बाई आर टी ये कांस्टेंट फैक्टर, लेकिन रियल गैसेस के लिए नहीं है। फिर इसका नाम क्या है, पी वी डिवाइड बाई आर टी, इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि जब आप प्रेशर चेंज कर रहे हो, ख़ास तौर पे जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या गैस की कंप्रेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो कंप्रेशन हो रही है तो क्या गैस लॉज के अकॉर्डिंग हो रही है या गैस लॉज से हट के हो रही है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें गैसेस की कंप्रेशन के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता। तो हमने सीखा कि आइडियल गैसेस से रिलेटेड इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है डिफरेंट प्रेशर्स, लेकिन रियल गैसेस में वैल्यू 1 नहीं होती। इसी चीज़ को यहाँ पे हम एक टेबल की फॉर्म में देख रहे हैं। तो पी वी डिवाइड बाई आर टी फॉर आइडियल गैस और पी वी डिवाइड बाई आर टी फॉर रियल गैस। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर रियल गैस। तो चलें ज़रा सीखते हैं क्या फ़र्क। पहली बात, अगर 1 मोल आपने गैस लिया, जैसे हमने स्टार्ट में बता दिया कि जितनी बातें करनी फॉर 1 मोल ऑफ गैस करनी, तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए पी वी डिवाइड बाई आर टी इक्वल टू 1 आता है, लेकिन रियल गैस में देखें तो इक्वल टू 1 नहीं होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। जब हम आइडियल गैस को देखते हैं तो पता चलता है कि आइडियल गैस में जो वॉल्यूम श्रिंकेज है हाई प्रेशर के ऊपर, वो अकॉर्डिंग टू गैस लॉज है, लेकिन जब हम रियल गैसेस में देखते हैं तो पता चलता है कि जो वॉल्यूम श्रिंकेज है, वॉल्यूम का कम होना है हाई प्रेशर के ऊपर, वो अकॉर्डिंग टू गैस लॉज नहीं है। जिस तरह गैस लॉज प्रेडिक्ट करते हैं कि इतना वॉल्यूम कम होना चाहिए, उस तरह कम नहीं होता रियल गैसेस के केस में। फिर अगला डिफरेंस, जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो आप प्रेशर बढ़ाते जाएं, जो मर्जी है प्रेशर आप ले लें, अगर गैस आइडियल है तो फिर पी वी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डज नॉट इफेक्ट पी वी डिवाइड बाई आर टी। लेकिन रियल गैसेस के लिए जब आप बात करते हैं तो रियल गैसेस के लिए डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर पी वी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू डिफरेंट होती है। इसको आप नीचे ग्राफ की सूरत में देख सकते हैं। ये ग्राफ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्स और वाई एक्सिस को देखें,
तो यहाँ पे आपको एक्स एक्सेस नज़र आ रहा है जिसके ऊपर प्रेशर एटीएम में रखा है, और ये वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस के ऊपर पी वी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू है। तो प्रेशर 0 एटीएम, फिर 200 एटीएम, 400 एंड सो ऑन, और इसी तरह वैल्यू 0.2, 0.6, 1, 1.4 एंड 1.8, 0.4 ऐड करते जाएं। अब ज़रा गौर करें तो ये जो ग्राफ्स के लिए अंदर लाइंस लगी हुई हैं ये डिफरेंट गैसेस के लिए और ये एक जैसी नहीं है। पी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू 1 तलाश करें तो यहाँ पे आपको मिलेगी। इस 1 वाली वैल्यू को यहाँ पे 1 स्ट्रेट लाइन, आप देखें इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया, ये ग्रीन लाइन। ये यहाँ पे बच्चों अगर देख लो कोई गैस अगर आइडियल है तो 0 एटीएम हो तो भी पी वी डिवाइड बाई आर टी 1 होगा, अगर 200 एटीएम हो तो भी उसकी वैल्यू यही रहनी है, 400 एटीएम हो तो भी पी वी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू 1 रहेगी, एंड सो ऑन। मैं ऑलरेडी ऊपर आपको खासा डिटेल्स में बता चुका कि कोई भी आप प्रेशर ले लो आइडियल गैस की सूरत में पी वी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और स्ट्रेट लाइन हमें हासिल होगी। लेकिन रियल गैसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। अब रियल गैसेस में कुछ दिलचस्प बात अगर गौर करें तो अगर आप CH4 को देख लें, मीथेन, ये रहा मीथेन CH4, मीथेन का ग्राफ, ये ग्राफ लाइन है, पहले ये नीचे आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, बेंड कर रहा है, फिर एक प्रेशर के ऊपर जाके ये बिल्कुल, ये पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, एक ख़ास प्रेशर के ऊपर जाके मीथेन जो है ना बच्चों वो बिल्कुल 1 के ऊपर आ गया, ग्रीन लाइन को टच कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्रीन लाइन को टच कर गया है तो इस प्रेशर के ऊपर मीथेन जो है वो आइडियल हो चुकी है। अगर ये प्रेशर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ करें, जहाँ ये प्रेशर एक्सेस को एक्स एक्सेस को कट करेगी, वहाँ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप पता कर सकते हैं किस प्रेशर के ऊपर CH आइडियल बिहेव कर रही है। तो गौर करें तो अगर आप फर्दर प्रेशर इंक्रीज करें तो ये जो लाइन है ये ऊपर जा ऊपर की तरफ 1 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है अब जब फर्दर प्रेशर आपने इंक्रीज किया तो अब ये आइडियल नहीं है, फर्दर ये नॉन आइडियल की तरफ मूव कर गई। पहले भी नॉन आइडियल, बाद में भी नॉन आइडियल, एक खास प्रेशर के ऊपर इसने अपने आप को आइडियल के तौर पे बिहेव किया। इसी तरह आप NH3 को देख सकते हैं, NH3 ये रहा, तो ये नीचे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बहुत डिक्रीज हो रही है, फिर एक ख़ास प्रेशर के ऊपर वाली डिक्री पी वी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू इंक्रीज होने शुरू हुई, होते एक पॉइंट के ऊपर आके एग्जैक्टली ग्रीन लाइन को टच कर गई। ये वो प्रेशर है जिसके ऊपर NH3 एग्जैक्टली क्या हो गई बच्चों, आइडियल हो गई, क्योंकि ग्रीन लाइन को इसने टच कर दिया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद फर्दर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये ग्राफ की लाइन ऊपर जा रही, इसका मतलब है अब की बार ये नॉन आइडियल, फर्दर प्रेशर के ऊपर ये नॉन आइडियल होगी। अगर गौर करें तो ये जो 1 वाली स्ट्रेट लाइन है बच्चों, इससे नीचे ये तो 1, यहाँ पे तो वैल्यू 1 है ना, तो इससे नीचे जितनी वैल्यूज हैं 1 से कम है, 0.6, 0.2 या कोई और, इससे नीचे 1 से कम, इससे ऊपर पी वी डिवाइड बाई आर टी 1 से ज़्यादा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसकी वजह क्या है, जब भी पी वी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू हाई होगी, 1 से ज़्यादा होगी, तो दैट इज़ ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस। जब फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर जाती हैं तब पी वी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर जाती, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती हैं तब पी वी डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू 1 से कम रह जाती। तो ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इंतहाई सादा करके और तफसील से आपको एक एक चीज़ समझाऊं, कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको समझ आ गया तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स और फैलोज के साथ लेक्चर को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीख सकें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में उसको पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।